मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहचारी हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में ऋतुकाल की प्रवृत्ति, परिस्थितियाँ आदि के बारे में बता दिया गया था। ऋतुकाल की कला अवधि में भक्ति आदि समस्त मान्यताएं प्रवृत्ति पीछे पड़ गई थी। यदि भक्ति भाव कहीं दिखाई देता है तो वह विशुद्ध श्रृंगारिकता से संपृक्त है और मार्शलता से बोझिल है। क्यों कि ऋतुकाल में क्या है कि भक्ति जो भावना है, भक्ति की समस्त जो मान्यताएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, वो उसके क्या है, पीछे पड़ गई थी। उसके कारण उसमें संपृक्त और मार्शलता का बोझ जो है वो उस पर आ गया था। ऋतुकाल के समय विषयक सीमा के विषय में हमें कोई विवाद दिखाई नहीं देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतु काव्य की यह सीमा स्वीकार की है। कुछ लोगों की मान्यता है कि जिस युग में निपुणता अथवा ऋतु प्रभावित ग्रंथों के निर्माण की प्रतियोगिता रही है, उसी काल को 1700 से 19 तक का जो काल है, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, जो आदिकाल 1050 से 1375, 1375 से 1700 जो भक्ति काल है, ऋतु काल जो है 1700 से 19 तक है, और आधुनिक काल जो है 1900 से जो अब चलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ऋतु काल जो है उसका जो समय है, निर्धारण है, वो 1700 से 1900 तक है। इन निश्चित संवतों को स्वीकार करने में कुछ को आपत्ति है। इसका कारण यह है कि ऋतु कवियों के कुछ ग्रंथ इस सीमा से आगे पीछे रखे जाते हैं। क्यों कि कुछ व्यक्तियों को क्या होता है कि जो भी किया जाता है उसके पीछे उसका क्या है, जो उसको स्वीकार करने में आपत्ति होती है। और इसी प्रकार से उदाहरण के लिए चिंतामणिकृत रसविलास और मतिरामकृत रसराज सन 1643 से 10 वर्ष पूर्व तथा कवि की रसरंग आदि रचनाएं 1843 ईस्वी में लगभग 15 वर्ष बाद की ठीक है। कुछ ऐसे कवि भी हैं जिनके जन्म आदि की जो रचनाएं हैं भक्ति काल में हुआ है, किंतु रचनाएं जो है वो किसमें, ऋतु काल जो है लिखी गई है। ऐसी स्थिति में ऋतु काल की सीमाएं हमें सामान्य रूप से 17वीं शताब्दी के मध्य से 1900 शताब्दी के मध्य तक मान लेना चाहिए। क्यों कि जब भक्ति काल का अंत था और उस समय उनका जन्म हुआ है, तो वो क्या है, भक्ति काल में होते हुए जो ऋतु काल है उसमें क्या है, अपना जो समय है, अपनी जो सीमाएं हैं, अपनी जो लिखी गई जो चीज़ है वो किस में, ऋतु काल में आती है, जो क्या है 1700 से 19 तक माना जाता है। जहाँ तक विषय संबंधी सीमा की बात है तो स्पष्ट है कि काल का विषय प्रकृत श्रृंगार है। क्यों कि उस समय क्या है, श्रृंगार का ही क्या था, बोलबाला था। भाव और रस की दृष्टि से यह काल घोर श्रृंगार का काल है और सभी लोग किसमें कमोबेश रूप से सौंदर्य वर्णन को इस सीमा पर विचार करते हैं। क्यों कि जब तक क्या है कि उस काल में किसकी सौंदर्य की सीमा पर विचार करते रहते हैं। कला शिल्प की दृष्टि से अलंकारिक प्रियता, छंद प्रियता और शैली चमत्कार को इन कवियों ने विशेष महत्व दिया है। किसमें, अलंकार में, छंद में, और शैली का जो चमत्कार है उसको सबसे अधिक क्या है, महत्व दिया गया है। और महत्व देने के कारण क्या है, श्रृंगार और चमत्कार प्रदर्शन ये
दोनों ही इस काल की सीमा है। इन दोनों सीमाओं में सिमटकर जो रीतिकालीन साहित्य लिखा गया है वह अपवाद स्वरूप ही श्रृंगारेतर विषय की ओर मुड़ा है, श्रृंगार की ओर मुड़ा है। रीतिकाल के प्रवर्तक का श्रेय इस समस्या का समाधान से यह जानना आवश्यक है कि इसका प्रवर्तक कौन है, किस प्रकार से है, कैसे है। तो क्या है, किसी परंपरा को प्रवृत्ति के नियम डालने वाला जो किसी विशेष प्रवृत्ति को चलाए वह उसका प्रवर्तक होता है। क्यों कि जब तक क्या है उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाता है, उस काल को आगे तक नहीं ले जाता है, उस परंपरा और प्रवृत्ति को आगे तक नहीं ले जाता है, तो क्या है उसको प्रवर्तक नहीं माना जाता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति का प्रतिभाशाली होना, गंभीर मत होना और दूसरों को अपने अनुसार चलाना की क्षमता से युक्त होना ही अनिवार्य है। ये नहीं था क्या है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता तो क्या है कि वो कार्य नहीं कर सकता। किसी प्रवृत्ति को जन्म देने ही प्रवर्तक के लिए पर्याप्त नहीं है, अपितु यह आवश्यक है कि उसके द्वारा प्रवर्तित मार्ग के अनुसरण भी है या नहीं। जब तक ये नहीं होता है तब तक किसी भी व्यक्ति को प्रवर्तक होने का श्रेय नहीं दिया जाता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति क्या है उसका अनुसरण नहीं करता है, उसका कार्य नहीं करता है, प्रवर्तित नहीं होता है, जब तक क्या है उस व्यक्ति को प्रवर्तक का श्रेय नहीं दिया जाता है। और क्या है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कवि का विभिन्न विषय के मत जो हैं वो विभिन्न प्रकार से हैं। क्या कहते हैं रीतिकाल के प्रवर्तक? कुछ विद्वान आचार्य केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं और कुछ आचार्य चिंतामणि को गौरव देना चाहते हैं। क्योंकि विभिन्न कवि जो हैं, आचार्य जो हैं, अपना जो मत है वो क्या करते हैं, किसी न किसी आचार्य या विद्वान के प्रति करते हैं। तो कुछ व्यक्ति तो क्या है केशव को मानते हैं रीतिकाल का प्रवर्तक, और कुछ क्या है चिंतामणि को मानते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर जो हैं उनकी उस समय विभाग के अनुसार केशव जो है भक्ति काल में पढ़ते हैं और गोस्वामी तुलसीदास आदि के समकालीन होने तथा रामचंद्रिका आदि ग्रंथ लिखने के कारण वे केवल रीतिवादी नहीं कहे जा सकते। क्या कहता है कि वो रीतिवादी भक्ति काल के होते हुए वो रीति काल जो है उसके प्रवर्तक नहीं माने जाते, और उसी के कारण क्या कहते हैं कि वो उसमें, परंतु उस समय उन पर पिछले काल की संस्कृत साहित्य का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि अपने काल की हिंदी काव्य धारा से पृथक होकर चमत्कारीवादी कवि हो गए हैं। कौन? केशव। कौन कहते हैं? श्याम सुंदर दास कहते हैं। और हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा के आचार्य कहलाए। इससे कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि केशव श्याम सुंदर दास जी के रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो क्या कहते हैं कि श्याम सुंदर दास के लिए क्या कहते हैं कि वो उसके किसके रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। वस्तुतः यह निष्कर्ष निकलना उचित है कि कौन श्याम, कारण इसका कथन स्पष्ट है कि केशव ने रीति ग्रंथों का सृजन किया है, इसमें आदिम आचार्य हैं। यद्यपि श्याम सुंदर दास का ऐसा मानना निराधार है क्योंकि केशव से पूर्व भी कई रीति ग्रंथ लिखे गए थे। क्योंकि जो विद्वान विभिन्न प्रकार के मतों से कोई न कोई चीज़ को क्या करता है, निष्कर्ष निकालता है, तो वो क्या है स्पष्ट रूप से कहने लग जाते हैं कि आदिम जो काल है उसमें उन आचार्यों का योगदान है। उसी के कारण वो मानते हैं निराधार है, क्योंकि केशव नहीं और भी व्यक्ति रीति ग्रंथ लिखे गए हैं। उदाहरण सूरदास की साहित्य लेरी, नंददास की रस मंजरी और कृपा राम की हित
तारगणी करनेश का करना भरण। ये ग्रंथ काव्य शास्त्र के गंभीर सांगोपांग विवेचन नहीं हुए हैं। पहले पहले इस पद्धति पर रचना करने वाले में आचार्य केशव का नाम जाता है। रामचंद्रिका तक में यही प्रवृत्ति देखी जाती है। तो जो अंतिम जो है वो केवल ये कहा जाता है कि केशव की जो रामचंद्रिका है वही क्या है, इस काल की प्रवर्तक के रूप में मानी जाती है। इसीलिए रामचंद्रिका जो है वो उस रीतिकाल की प्रवर्तक की प्रथम श्रेणी में आती है। जय हिंद, जय भारत।